हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। आज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर डायमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इनको हम या तो प्रोकैरियोट्स में बांट सकते हैं या तो फिर हम इनको यूकैरियोट्स में बांट सकते हैं। हमको पता है विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम प्लांटी, एनिमेलिया, मोनरा ऐसे बांटते हैं, लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स यूज करते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, आपका बैक्टीरिया आएगा। और बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा याद रखना यूनिसेलुलर ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोट्स में कौन आता है। यूकैरियोट्स में आपके आते हैं 3। एक होता है आपका फंजाई, एक होता है आपका एल्गी और एक होता है आपका कौन, प्रोटोजोआ। एक कौन होता है आपका, प्रोटोजोआ। ये यूजुअली मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ठीक है, फंजाई भी मल्टी सेलुलर ही होता है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है यूनिसेलुलर का, और वो है आपका कौन, ईस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि आपका प्रोकैरियोट जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बैक्टीरिया आता है। यूकैरियोट्स में आपके 3 आते हैं, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। ठीक है, फंजाई में जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही यूनिसेलुलर होता है, वो होता है आपका ईस्ट। बाकी एल्गी और जो प्रोटिस्टा है वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं। समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे, यहां पर हम थे। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया, आर्की, फंजाई और प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हमने जब अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में हमने बांटा किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस भी आते हैं। ये जो वायरसेस है ना, इनको हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्यों नहीं बांटे, क्योंकि ये आपके ए सेलुलर होते हैं, यानी कि इनके पास कोई सेल होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड बैक्टीरिया है वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड। और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने बताई थी, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन होता है, तो वो होता है लुईस पैस्चर। अगर हम जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी हमने देखा प्रोकैरियोट्स होने की वजह से इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल ओपन ही होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। इसकी वजह से हम इनको मतलब कि इनकी हम जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड बोलते हैं। ठीक है, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो हर जगह पाया जाता हो। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी एपरेटस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास जो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है डीएनए में वो भी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है राइबोसोम वो कौन सा होता है, वो होता है आपका 80S का। याद रखना, समझ गए। और इनके पास जो होता है वो कौन सा होता है, 70S का। ठीक है, फिर आप कहीं कहीं पर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ फोल्ड पाए जाते हैं जिनको हम मीजोजोम बोलते हैं। अच्छा, फोल्ड मतलब कि देखो यहाँ पर समझ लो बैक्टीरिया की क्या है, मेम्ब्रेन है। ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या होती है, बाहर में इसकी सेल वॉल होगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन फोल्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम बोल रहे हैं। क्योंकि इनके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है,
फंक्शन करने के लिए। तो ये कुछ फोर्स पाए जाते हैं, ये फोर्स क्या होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और डिफरेंट फंक्शन करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे राइबोस, इनके पास क्या होता है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल दोनों हो सकता है। ये क्या होते हैं, बडिंग, ईस्ट और फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये क्या होंगे, आपके कॉनिडिया एंडोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। अगर हम इनके साइज के बारे में बात करें तो इनका साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है, ये बड़े से सबसे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है। इनके हम शेप्स के बारे में बात करते हैं तो इनका जो शेप होता है ना, वो कई तरीके में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकस शेप के, जो कि कोकस शेप जो होता है वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेन या फिर कर्नेल, यानी कि आपका क्या होता है, एकदम ग्रेन के जैसे सर्कुलर शेप का जैसे रहेगा। ठीक है। और इनके कोकस अरेंजमेंट की वजह से ही क्या होगा, इन्हें डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। कोकस यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कौन होगा, आपका माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस यानी कि क्या होता है आपका, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, यानी कि ऐसा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकाई। डिप्लोकोकस यानी कि आपका डिप्लो हो गया, यानी कि आपका दो कोकस क्या आ गए, आपके एक साथ आ गए, दो कोकस एक साथ आ गए, यानी कि आपका ऐसे और ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे और उसके जो डिफरेंट शेप होते हैं वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ये होता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि जब आपको वो चेन या फिर रोज में मिलेंगे, चेन यानी कि आपका ऐसे चेन में मिलेंगे या तो फिर आप कैसे रो में मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया। ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, स्टेफिलोकोकाई होता है। अनदर क्या होता है आपका, स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई यानी कि आपका जब ग्रेप्स के फॉर्म में हो, प्रेजेंट होगा, ग्रेप्स के फॉर्म में, यानी कि क्या ऐसे होगा, या ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट होंगे, तब हमको क्या बोलेंगे, स्टेफिलोकोकाई बोलेंगे, स्टेफिलोकोकाई बोलेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपका कोकस में भी पाया जाता है। ठीक है। सब हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया का शेप कई तरीके के हो सकते हैं। कोकस शेप के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। कोकस के भी अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें हम उनको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट तरीके में, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या, टेट्राकोकस और गोनोकोकस के बारे में। तो टेट्राकोकस और गोनोकोकस, टेट्राकोकस यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऐसे चार में अरेंज हो, और गोनोकोकस यानी कि जब आपका क्या होता है, बीन शेप्ड का होता है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं, गोनोकोकस बोलते हैं। ठीक है। इससे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। ठीक है। वो कौन सी होती है, आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनेरा। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, वो होता है आपका क्या, रॉड शेप। रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है आपका, रॉड शेप का ही होगा, हमें पता है। इसको हम बैसिलर शेप भी बैक्टीरिया का बोल सकते हैं। जैसे कि हमने कोकस में देखा डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, वैसे बैसिलस या फिर रॉड शेप बैक्टीरिया का भी डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस यानी कि आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा होगा, यानी कि आपका रॉड शेप का होगा ना। जैसे कि देखो आपको डायग्राम में भी दिखाया रहा होगा, यहाँ पर आप डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कोकस यानी कि आपका एक, डिप्लोकोकस यानी कि आपका क्या होगा, दो, स्टेप्टोकोकस में क्या हमने बात की, चेन के फॉर्म में, स्टेफिलोकोकस यानी कि बंच के फॉर्म में, टेट्रा यानी कि आपके चार। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, मोनोबैसिलस। आगे हम देखते हैं आप डिप्लोबैसिलस को। डिप्लोबैसिलस यानी कि जब रॉड शेप बैक्टीरिया, वो भी कौन से, मोनोबैसिलस, जब आपके दो तरीके, मतलब कि दो आपके क्या हो, बैसिलस बैक्टीरिया एक साथ अरेंज हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस यानी कि जब ये रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे अरेंज हो, चेन के फॉर्म में अरेंज हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप्टोबैसिलस। अब उसके बाद स्पाइरल या फिर हेलिकल, यानी कि स्पाइरल का मतलब समझो ये ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर, और एक होते हैं आपके स्पाइरोकिट्स, ये भी क्या होते हैं आपके हेलिकल, कॉर्क स्क्रू के जैसे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं आपके मोर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है, अच्छे से समझाते हैं। ये है आपका स्पाइरल और ये है आपके क्या, स्पाइरोकिट्स, यानी कि एकदम क्या हो गया, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है। इसके एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं। और एक होता है आपका विब्रियो या फिर कॉमन शेप का बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन विब्रियो कॉलरा, जो कि कॉलरा डिजीज कॉज करता है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो बैक्टीरिया आपका क्या हो सकता है, या तो मोटाइल भी हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो वो किसकी वजह से होगा, फ्लैजिला की वजह से, जो किस प्रोटीन से बनेगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनेगा। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला में एब्सेंट होता है, जबकि आपके यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस फ्लैजिला से मूव करते हैं उनके पास 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, और उनका जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद इनके पास क्या होता है, सेल वॉल जो होते हैं उसके बाहर पे कैप्सूल भी किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, याद रखना। जबकि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो क्या इसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। फ्लैजिला की सेल वॉल अलग मटेरियल से, अलग सब्सटेंस से बनी हुई होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट कौन कौन से है, नैग और नैम, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस को किसने डिस्कवर किया था, बिजरिंग ने। जबकि पहला वायरस टोबैको मोजेक वायरस होता है वो किसने बताया था, इवानोव्स्की ने। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस के बारे में चलते हैं। तो वायरसेस क्या होते हैं आपके, जैसे कि बैक्टीरियल क्या होते हैं आपके फिल्टर नहीं हो सकते हैं, जबकि वायरसेस क्या होते हैं आपके फिल्टर हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट यानी कि इनको क्या होगे, जब तक वो अंदर में किसी इनको होस्ट नहीं मिलेगा, तो अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो ये क्या होगे, इनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिगेट। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा इनमें या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, ये नहीं कि डीएनए भी है और आरएनए भी हो सकता है, नहीं, सिर्फ क्या है, या तो सिर्फ इनके जेनेटिक मटेरियल में डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद इनके पास क्या होती है, कैप्सिड प्रेजेंट होती है, यानी कि समझो ऐसा होता है आपका कैप्सिड। ठीक है, यहाँ अंदर में इनका जेनेटिक मटेरियल और बाहर में क्या होते हैं, कैप्सुलेट, और उसके बाहर भी कुछ बैक्टीरिया में इन्वेलोप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ये बहुत इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, इनके पास कोई भी इफेक्ट नहीं होता एंटीबायोटिक का। जैसे कि बैक्टीरिया पेनिसिलिन के थ्रू क्या हो सकते हैं, हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसको हम मार सकते हैं, लेकिन वायरसेस क्या होते हैं आपके एसेलुलर होते हैं, इनके पास कोई सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इनको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है एंटीबायोटिक से। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेल वॉल, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म जैसी कुछ भी चीजें नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आर्की के। पहले बैक्टीरिया और आर्की को एक ही जगह में रखा जाता था, लेकिन जो कुछ मेन डिफरेंस है आर्की के बारे में, हम उसके आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम उसको देख लेते हैं। आर्की का मतलब ही क्या होता है, एंशियंट। ठीक है, इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिस तरीके से आपके यू बैक्टीरिया में मिलता है। अभी हम जो बैक्टीरिया पढ़ के आ रहे हैं ना वो यू बैक्टीरिया था, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जो होते हैं ना एकदम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, एकदम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी कि आपका हाई टेम्परेचर या तो एकदम ही कोल्ड टेम्परेचर या फिर लो एसिडिक पीएच वैल्यू, इस तरीके के टेम्परेचर में। ये क्या हो सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड, लोब्ड या फिर स्पाइरल या फिर प्लेट। प्लियोमॉर्फिक यानी कि आपका कैसा शेप होता है जिसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, उन शेप को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। ये आपके मल्टीप्लाई कर सकते हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होती है कि इनमें क्या होते हैं आपके जो हाइड्रोकार्बन अटैच टू ग्लिसरॉल कनेक्टेड बाय ईथर लिंक। याद रखना, जो यू बैक्टीरिया होता है वहां पर एस्टर लिंकेज मिलता है, जबकि आपकी ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में ईथर लिंकेज मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो पहला अमीनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन्स को बनाएगा वो आपका आर्की बैक्टीरिया में मिथ्योनीन होता है, जबकि यू बैक्टीरिया में कौन होता है, एन फॉर्मिल मिथ्योनीन। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसकी, एल्गी की। तो एल्गी क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है आपका, इस स्पाइरिकल रॉड क्लब्ड शेप डिफरेंट तरीके के शेप में पाया जा सकता है। ठीक है, और ये आपके एक्वेटिक इन्वायरमेंट और या फिर टेरेस्ट्रियल हर जगह हमको देखने को मिल सकता है। यूजुअली ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ज्यादा मिलता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की वजह, क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता
है। ठीक है, बहुत सारी जो स्पीसीज होती है एल्गी की, वो क्या होता है आपका, उसका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अगार होता है, उसको हम सॉलिडिफाई एजेंट जैसे यूज करते हैं। कहाँ पर? लेबोरेटरी में। वो किससे मिलता है? ये एल्गी से ही मिलता है। वो भी कौन सी? रेड एल्गी से मिलता है। और एल्गी क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती है और रिजिड होती है। ठीक है, जो मोटाइल एल्गी है उसको हम यूग्लिना बोलते हैं। ये क्या होता है? इसके पास फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, उनमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मोटाइल एल्गी को हम स्विमिंग एल्गी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, ए बी सी जो क्लोरोफिल होते हैं वो कौन कौन से दिए हुए यहाँ पर? ए बी सी डी और ई है। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये डी है। ठीक है, अब उसके बाद प्रोटोजोआ की तरफ चलते हैं। तो प्रोटोजोआ में क्या होते हैं? ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगुलर, यानी कि इसका प्रोटोजोआ को जब हम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं तो प्रोटोजोन होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट एनिमल कहलाते हैं। ये सिंगल सेल के हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटोजोआ आपके सारे हैबिटेट में मिल सकते हैं। इनके पास एक क्रोमेटोफोर होता है। अच्छा देखो, क्रोमेटोफोर क्या होता है? हमने जब आपको बता रही थी पहले आपको बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ फोल्डिंग पाई जाती है ऐसी, जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। अब अगर समझो ये फोल्डिंग और भी ज्यादा हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमेटोफोर हो जाएगा, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ में। यहाँ पर हमने देखा ना, प्रोटोजोआ में क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। पहले एनिमल्स जो माना जाता है वो प्रोटोजोआ होता है, यानी कि आपका जो प्रोटोजोआ जो होता है वो एनिमल से रिलेटेड होता है, और जो एल्गी होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये ए सेलुलर एनिमल्स विदाउट टिश्यू और ऑर्गन होते हैं। इनके पास लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सीडोपोडिया के थ्रू मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका हमको पता है वेल नोन एग्जांपल अमीबा, और फेजिला के थ्रू भी मूव कर सकते हैं और सीलिया के भी थ्रू मूव कर सकते हैं। इनमें डिफरेंट तरीके का रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन आपका होलोजोइक हो सकता है, सैप्रोजोइक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इनमें मिलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं? काम आते हैं। फिर फंजाई की तरफ चलते हैं। तो जो फंजाई है उस नेम को कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड माइक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मशरूम। ठीक है, और लैटिन में इसको हम क्या बोलते हैं? फंगस। फिर उसके बाद ये क्या होते हैं? ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, और ये बिल्कुल भी क्या करते हैं? इनमें फंजाई में बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको क्या होगा? क्लोरोफिल जैसी चीज नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो फंजाई का जो कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं? कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स। इनके पास कोई भी क्या होते हैं? क्लोरोफिल ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होते, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स। कीमो यानी कि केमिकल। ठीक है, इनकी वेजिटेटिव बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं, और इनमें क्या बोलते हैं? हाइफी मिलती है इनके, यानी कि समझो आपका जो फंजाई का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये क्या है? आपकी हाइफी है। जब ये पूरी हाइफी को हम मिला देते तब हम इसको क्या बोल देते हैं? हम माइसीलियम बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हाइफी आपकी 2 तरीके से हो सकती है, या तो फिर वो, चलो यहां समझते हैं। ठीक है, हाइफी आपकी क्या होती है? 2 तरीके की हो सकती है। देखो कैसे? एक तो हो सकती है क्या? आपकी सेप्टेट, और एक हो सकती है आपकी एसेप्टेट। सेप्टेट यानी कि इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है? सेल, आपकी सेल वॉल होती है जो इसको क्या करती है? सेपरेट कर देती है फिलामेंट्स को, और यहाँ पर आपका क्या होता है? सारे न्यूक्लियस, यानी कि आपके पूरा वो क्या दिखते हैं? कंटिन्यूअस दिखते हैं। और जब ये पूरे हम हाइफी क्या हो सकती है? आपकी ब्रांच भी हो सकती है, और आपकी क्या होती है? अनब्रांच भी हो सकती है। जब हम पूरा इसको मिला देंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलते हैं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? फंजाई के थैलस बॉडी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट ओमाइसिटी, जिसमें आपकी जो सेल वॉल होती है ना, वो आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक ही मिलता है, और ये यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई दैट दे आर कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक।
ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।